बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं उस स्टोरी का जो टाइटल है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। उस स्टोरी का टाइटल है द एलफ। अब ये स्टोरी मैंने डिस्कस करने के लिए चूज़ क्यों की, इसकी वजह ये थी कि ये स्टोरी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। ठीक है, इससे रिलेटेड एज सच आपको ज़्यादा मटीरियल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ना ही आपको इसके बारे में कोई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिलती है और ना ही आपको इसके बारे में कोई कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जिससे आप ले सकें इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी के बारे में। इस तरह का कोई मटेरियल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब इस स्टोरी को मैं कुछ पार्ट्स में डिस्कस करूँगा। इसका पर्पज़ ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको इस स्टोरी को पार्ट्स में डिसोसिएट करके समझा सकूं। जिन पार्ट्स में मैं स्टोरी को डिसोसिएट करने वाला हूं फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर से स्टार्ट करेंगे। वो क्यों करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट, वो मैं आपको लेटर स्टेजेस में समझाता हूँ। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी के ऊपर जाएंगे, जिसमें मैं आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, स्टोरी की समरी को ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये स्टोरी है किस बारे में ये मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। उसके बाद हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जंप करेंगे डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लिटरेचर। ठीक है, जो हमें हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें रिक्वायर्ड होता है। सो वी विल बी जंपिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन आफ्टरवर्ड्स, जिसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस इस स्टोरी का डिस्कस करेंगे। इस क्रिटिकल एनालिसिस से आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करेंगे आपके ये स्टोरी जो है उसमें ऑथर आपको क्या कहना चाह रहा है, आप इससे कौन कौन से एलिमेंट्स ग्रैस्प कर सकते हैं, किस किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। इस क्रिटिकल एनालिसिस वाले पार्ट में भी फर्दर मैंने डिवीजन की हुई है। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं इस शॉर्ट स्टोरी के मोटिव्स को डिस्कस करूंगा। देयर आर सर्टेन मोटिव्स हिडन इन दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इन द वेरी एंड, बिल्कुल लास्ट पे, मैं आपको इस स्टोरी का कंटेम्प्रेरी स्टेटस क्या है, हम इस स्टोरी को किस तरह से आज की दुनिया में फिट इन कर सकते हैं, किस तरह से जब हम इस स्टोरी को आज की दुनिया के साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, एक मिसाल के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसे पूरा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फिट इन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। क्योंकि जो लिटरेचर होता है, इट नेवर डाइज, इट नेवर गेट्स ओल्ड। हर एज में उसका अपना एक रोल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द वेरी लास्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर्मली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर क्यों ज़रूरी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहता हूँ। याद रखें कि जब ही कोई भी ऑथर एक लिटरेचर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यू मे बी द ऑथर, मैं वो ऑथर हो सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों की क्लास में से वो ऑथर कोई हो सकता है। एनीवन कैन बी द ऑथर ऑफ अ लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर। जब वो ऑथर उस लिटरेचर को प्रोड्यूस करेगा ना, तो उस ऑथर की जिंदगी, उस ऑथर की जो लाइफ है पूरी, उसकी जो बायोग्राफी है, उसने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी, उसका इम्पैक्ट उसके पीस ऑफ लिटरेचर पे आता है। अब कभी भी एक ऑथर का जो काम है, उसका पीस ऑफ लिटरेचर है, उसको अलग नहीं कर सकते उसकी जिंदगी से, और वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी के जो इम्पैक्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यही वजह है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर से स्टार्ट करेंगे। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द एलफ, इसके जो ऑथर हैं उसका नाम है जॉर्ज लुई बोरहेस। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम काफ़ी गलत की जाती है, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है जॉर्ज लुई बोरहेस। जॉर्ज लुई बोरहेस ही वाज बोर्न इन अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका का एक सिटी है, वहाँ पे ये पैदा हुए। उसके बाद ही माइग्रेटेड टू स्विट्जरलैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वर्कड एज अ लाइब्रेरियन, उन्होंने पहले एक लाइब्रेरियन की तरह काम किया, और उसके बाद ही बिकेम एन इंग्लिश लेक्चरर ओवर देयर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकी लाइफ का, इनके बारे में, इनकी पर्सनैलिटी का, जिसका इम्पैक्ट हम आज की इनकी स्टोरी में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर राइटर का इम्पैक्ट होता है, उसकी लाइफ का इम्पैक्ट होता है अपने पीस ऑफ लिटरेचर के ऊपर। वो ये है कि ही वॉज एन एग्नोस्टिक, वो एक एग्नोस्टिक थे। और उनके ये वर्ड्स हैं, जो मैं वर्ड्स अब बोलने वाला हूँ, ये उनके एज इट इज वर्ड्स हैं, दैट बीइंग एन एग्नोस्टिक मीन्स all things are possible, even God, even the Holy Trinity. This world is so strange that anything may happen or may not happen. उनके मुताबिक ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, ये बहुत स्ट्रेंज जगह है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आप इसी चीज़ को, इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन को आप आज उनकी स्टोरी में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें देखेंगे। Alright, this was the brief introduction of the author. Let's jump towards the second part of the story, or the second part of my explanation, which is the introduction of the short story. मैंने आपको बताया था कि मैं 3 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सबसे पहला पार्ट है हमारा what is the story about, ये स्टोरी किस बारे में है। इस स्टोरी का जो सेंटर है ना, जिस पर्टिकुलर चीज के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, वो एक वियर्ड सा
एक सरप्राइजिंग सा, एक स्ट्रेंज सा सफियर है, और मोर स्पेसिफिकली एक ग्लोब है, एक बॉल है, एक छोटा सा जिसका डायमीटर 1 इंच के बराबर है। एक सफियर के बारे में ये स्टोरी आपको जो है ना वो बता रही है, प्रोपोगेट कर रही है। अब वो सफियर, वो ग्लोब, वो पॉइंट, वो क्या है, उसमें सारी दुनिया का नॉलेज जो है ना वो इनकैप्सुलेट हुआ है। वो जो सफियर है वो पूरी दुनिया का नॉलेज इनकैप्सुलेट करके बैठा हुआ है अपने अंदर। पूरी दुनिया की इमेजेस उसके अंदर हैं, पूरी दुनिया का नॉलेज उसके अंदर है। वो फ्यूचर दिखा सकता है, वो पास्ट दिखा सकता है, वो प्रेजेंट दिखा सकता है। मतलब ये चीजें मुझे पता है फिलहाल आपको समझ नहीं आ रही होंगी, आपके सर से गुजर रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको ये चीजें आप रिलेट करना शुरू हो जाओगे और आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये इस सफियर का नाम, जो स्टोरी का टाइटल है, वही है द एलफ। Now, as we have done the summary of the story, I'm going to discuss with you people the characters of the story so that you may grasp a better understanding of it. मैं बिल्कुल briefly characters को डिस्कस करूंगा, उनको critically हल्का सा एनालाइज करूंगा। इस स्टोरी के टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। 3 आर द मेन कैरेक्टर्स, और एक जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा फीबल है, ठीक है, उसका कोई इतना रोल नहीं है स्टोरी में। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जिसको बोरहेस ने अपना नाम दिया हुआ है। द सेकंड कैरेक्टर इज हिज बिलव्ड, जिसको नाम उसने दिया है बेट्रेस का। द थर्ड कैरेक्टर इज द कजन ऑफ बेट्रेस, उसका नाम डेनेरी है। द फुल नेम इज अर्जेंटिनो कार्लोस डेनेरी, इसका फुल नेम है। और द फोर्थ कैरेक्टर है वो एक बिल्कुल वीक सा, फीबल सा कैरेक्टर है, वो एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि रिलेटिव है डेनेरी और बेट्रस की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बेट्रस है, जो कि इसके नरेटर की बिलव्ड है अकॉर्डिंग टू हिम, उसने इस कैरेक्टर को बेट्रस का नाम ही क्यों दिया है, क्यों उसने ये नाम बेट्रस चूज किया है इस कैरेक्टर के लिए, जो कि उसने पोर्ट्रे की हुई है अपनी बिलव्ड के तौर पे। मैं आपको बता देने वाला हूँ कि जो ये राइटर था, ये जो ऑथर है इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी का, लुई बोर्गेस, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ द इटालियन पोएट जिसका नाम है डांटे एलिगियरी। डांटे एलिगियरी की लाइफ के ऊपर अगर आप थोड़ा सा लेंस करें ना, थोड़ी सी लाइट डालें, तो आपको पता लगता है कि डांटे एलिगियरी की एक लवर थी जिसका नाम बेट्रस था। ये जो इटालियन पोएट है, ये एक बहुत फेमस इटालियन पोएट है। इसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम था बेट्रस, और सारी जिंदगी ये पर्टिकुलर पोएट डांटे उस लड़की को वन साइडेड लव करता रहा, और उसकी कभी भी उस लड़की से शादी नहीं हुई। वो कभी भी उस लड़की से फ्रीक्वेंटली अपनी जिंदगी में मिला नहीं, बल्कि यहाँ तक डिटेल्स हैं कि ये डांटे एलिगियरी जो है वो उस लवर से, अपनी लवर से जिसका नाम बेट्रस था, उससे पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 दफा मिला, और वन साइडेड लव वो उसको पूरी जिंदगी करता रहा। He used to love that girl insanely. He was mad in the love of that particular girl. ये जो बेट्रस कैरेक्टर है, हमारे ऑथर ने, बोरहेस ने, डांटे एलिगियरी के लाइफ से इसको बोरो किया है। और डांटे जो है वो अपनी पोएट्री, अपने पीसेस ऑफ लिटरेचर में भी अपने इस कैरेक्टर को, अपनी इस रियल लाइफ कैरेक्टर को लेके आया करता था जिसका नाम बेट्रस था। हमारा जो ऑथर है बोरहेस, उसने इस कैरेक्टर को डांटे की लाइफ से बोरो करके अपनी इस शॉर्ट स्टोरी में इनकलकेट किया है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि बेट्रस जो है वो उसने कोई रैंडमली नेम नहीं रख दिया, एक ऐसे पोएट की जिंदगी से उसने इस कैरेक्टर को बोरो किया है जिससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और अब देखेंगे थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी कि सारी स्टोरी में बिल्कुल इसी तरह जैसे डांटे वन साइडेड लव बेट्रस से किया करता था अपनी जिंदगी में, उसी तरह से बोरहेस ने, जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, उसने भी वन साइडेड लव किया है। किसके साथ? बेट्रस के साथ, जो कि एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेम बेट्रस, और मोर स्पेसिफिकली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बोरोइंग। क्यों उसने बोरो किया था इस नेम को? क्योंकि सिमिलरली उसने पोर्ट्रे करना था लव को इस पर्टिकुलर नरेटर के, जो कि बिल्कुल सिमिलर था किसके लव के साथ? लव लाइफ के साथ, डांटे की लव लाइफ के साथ। हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है वो डेनेरी है, जो कि कजन है इसका बेट्रस का। अकॉर्डिंग टू द नरेटर वो एक पॉम्पस, एक फ्लैम्बॉयंट, एक एरोगेंट कैरेक्टर है, जो कि अपने लिटरेचर को खुद से पोस्ट करता है, अपने लिटरेचर की खुद से तारीफ करता है। ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है। दीज आर द ट्रेट्स व्हिच आर रिफ्लेक्टेड बाय द नरेटर। उसके मुताबिक जो हमारा तीसरा कैरेक्टर डेनेरी है वो इस टाइप का बनता है। These are the 3 मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, और एक फेंट कैरेक्टर है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। एक बिल्कुल पेल सा कैरेक्टर है, एक फीमेल कैरेक्टर, जो कि डेनेरी और बेट्रस की आई गेस आंट है। That was all about the characters of the story. Alright, let's jump towards the brief summary of the story. मैं समरी स्टोरी की इस तरह से बताऊंगा कि I shall be connecting the major points of the story, the major happenings of the story, और फिर स्टार्ट से लास्ट तक, आखिर तक मैं उनको एक तरीके से लेके चलूंगा ताकि आपको स्टोरी की एक रिफ्लेक्शन मिल सके। आई वुड नॉट बी डिस्कसिंग द समरी इन वेरी डिटेल बिकॉज इट शैल मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग, व्हिच आई डोंट वांट। स्टोरी स्टार्ट इस तरह से हो रही है कि जो नरेटर है, ठीक है, इस स्टोरी का, वो बता रहा है अपनी बिलव्ड की डेथ के बारे में, ठीक है। उसकी जो बिलव्ड है उसका नाम बेट्रस है अकॉर्डिंग टू हिम, जो उसने स्टोरी में उसको नाम दिया है। अब हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो फेलोज हैं, हमारे क्लासमेट्स भी, आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनके, आपके टीचर्स, आप यू वुड बी लिसनिंग दिस थिंग फ्रॉम देम के
वो एक मिसकंसेप्शन उनमें रन करता है कि जो नरेटर है उसने इस पर्टिकुलर गर्ल जो बेट्रेस है इसको अपनी वाइफ जो है वो क्लेम किया है। हालांकि व्हेन आई वेंट थ्रू द टेक्स्ट मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं नज़र आया कि जो नरेटर है वो इस गर्ल को अपनी लीगल वाइफ बता रहा है। ठीक है, सो वी विल कॉल दिस गर्ल हिज बिलवेड। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट यहाँ से हो रही है कि वो अपनी बिलवेड की डेथ के बारे में बता रहा है। उसके बाद वो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जब से उसकी इस बिलवेड की डेथ हुई है, ठीक है, वो डेट बता रहा है हमें 30th अप्रैल, ठीक है, 1929। ठीक है, फ्रॉम दैट वेरी डेट, ठीक है, उसने कभी भी उसकी एनिवर्सरी को मिस नहीं किया। और उस एनिवर्सरी वाले दिन उसके वो कहाँ पे जाता है, उसकी डेथ एनिवर्सरी वो इस तरह से सेलिब्रेट करता है, इस तरह से उसको रिकॉल करता है अपनी बिलवेड को, that he goes straight to the house of his beloved। ठीक है, वहाँ पे वो जाकर उसके जो दो रिलेटिव्स हैं, जिसमें एक उसका कज़न है उसकी बिलवेड का, ठीक है, जिसका नाम है कार्लोस एर्जेटिनो डेनेरी, ये नाम है उसके कज़न का, और दूसरी उसकी एक आई गेस आर्ट है, और एक फीमेल आई वुड से जनरली एक फैमिली मेम्बर है, उसके बारे में वो बताता है। दैट फैमिली मेम्बर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर मेम्बर। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, करेक्टर भी है स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट, और रिलेटिव इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्लोस एर्जेटिनो डेनेरी। ठीक है, वो इसके पास जाता है, ठीक है, और जाकर उससे सिंपथी रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द लॉस ही हैड 4 years अगो। ठीक है, और इस तरह से वो हमेशा से उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। उसके बाद वो बताता है कि 4 years मैं इसी तरह से इस अपनी बिलवेड की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करता रहा। उसके बाद एक साल ऐसा आया जो कि 1933 था, जबकि इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। मीनवाइल आई वाज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर कज़न ऑफ माई बिलव्ड, जिसका नाम डेनेरी है। जब बारिश स्टार्ट हुई तो जो डेनेरी था, ठीक है, उसने एक ऑफर दी इस पर्टिकुलर नरेटर को कि आप अंदर आ जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज रेनिंग आउटसाइड एंड ही वाज गेटिंग वेट। तो उसने आउट ऑफ कर्टसी इसको एक ऑफर दी कि यू शुड स्टेप इनसाइड माय हाउस, आप मेरे घर के अंदर आ जाएं और मेरे साथ यू शुड हैव अ डिनर विद मी। ठीक है, और इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये चेंज इसकी ज़िंदगी में एक आया है 4 years के बाद। ठीक है, दैट ही हैज़ गॉट द परमिशन टू बी इन द हाउस ऑफ हिज बिलव्ड। ठीक है, उसके बाद ये बताता है कि 1934 में, ठीक है, जो उसका बिल्कुल अगला फॉलोइंग ईयर था, ठीक है, 1934 में मैं कुछ शुगर केक्स उस के कज़न के घर ले गया। ठीक है, और यहाँ पे वो बताता है कि हम इस पर्टिकुलर ईयर से 1934 से व्हेन आई ब्रॉट सम शुगर केक्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन डेनेरी। ठीक है, यहाँ से मेरा इनकी फैमिली के साथ एक ग्रेजुअल कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होना शुरू हुआ एंड वी स्टार्टेड टू बी इन कैंडिड कन्वर्सेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि नरेटर एक और चीज़ को हाईलाइट यहाँ पे कर रहा है कि जब जब वो इन 4 years में अपने बिलव्ड के घर गया है, ठीक है, वहाँ पे एक रो में उसकी बिलव्ड की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं जो फ्रेम में दे आर ट्रैप्ड इन द फ्रेम्स। ठीक है, और उन फोटोज़ को देख के वो अपनी बिलव्ड को रिकॉल करता है, उसको चेरिश, उसकी मेमोरीज़ को चेरिश करता है। ठीक है, और वो जो फोटोज़ हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ आवर बिलव्ड उनकी हैं। ठीक है, और वो उनको देखता है और उसने स्टोरी के अंदर वो डिफरेंट उन फोटोज़ को जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें मैं कुछ जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि बिट्रस वेयरिंग अ मास्क। ठीक है, बिट्रस ड्यूरिंग अ कार्निवल ऑफ 1921, बिट्रस एट फर्स्ट कम्युनियन। ठीक है, और इसी तरह से वो ही गोज ऑन मेंशनिंग ऑल द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दोज फोटोज़। और देन वो कहता है बिट्रस सून आफ्टर हर डिवोर्स। यहाँ पे मेंशन करने का मकसद ये है कि वो इन फोटोज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटेल विच आई वॉन्टेड टू मैंशन, और मैं स्किप कर गया उसको। ठीक है, नो कमिंग टूवर्ड्स अगेन टू 1934 में जब वो उसके साथ कैंडिडेट होता है, मैंने जैसा आपको बताया, उसके बाद वो इसी तरह रेगुलरली विजिट करता रहता है, और उसके बाद वो मेंशन कर रहा है 1941 का टाइम। ठीक है, अब 1941 को स्पेसिफिकली वो क्यों मेंशन करता है, क्योंकि दिस वाज द ईयर जब जो नरेटर है ही सैट डाउन विद डेनेरी, और उसने इस ईयर क्या किया, स्पेशली उसने इसको इसलिए मेंशन किया कि 1941 में वो डेनेरी के लिए
अ टाइप ऑफ वाइन, अ टाइप ऑफ बियर लेके जाता है, ठीक है। उस बियर, उस वाइन का नाम उसने जो मेंशन किया है वो उसने किया है अर्जेंटीन कॉग्नेक। ये एक वाइन है, अ टाइप ऑफ वाइन है जो 1941 में वो अपनी सिटिंग को मोर एनहेंस करने के लिए, उसे चेरिश करने के लिए, जो कि वो करता है दनेरी के साथ हर साल अपनी बीवी की एनिवर्सरी पे लेकर जाता है, ठीक है। अब मैं आपको आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूँ, सिंस वी आर मुस्लिम्स हमें इन बातों का इतना अच्छे तरीके से नहीं पता, लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें जब दो लोग आपस में बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं ना, जब वो आपस में बैठ के अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट उनकी जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, या उनकी जो कन्वर्सेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन एन अदर लेवल, ठीक है। जहाँ पे आज से आपकी कन्वर्सेशन एक इंसान के साथ थी, अगर आप उसके साथ बैठ के अब शराब पीना शुरू हो गए हो, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू बिल्ड मोर कनेक्शंस विद दैट पर्सन। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है स्टोरी का कि यहाँ से 1941 से दे आर गोइंग टू कंज्यूम अल्कोहल, ठीक है। अब वो इकट्ठे बैठ के अल्कोहल पीना शुरू हो गए हैं और इधर से स्टोरी का जो मेन कोर्स है ना, ठीक है, वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो वो सारी चीज़ें मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताने वाला हूँ। अब इस ईयर व्हेन दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग वाइन टुगेदर, जो नरेटर है वो दरेरी के साथ एक कैंडिड कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो आपस में बात करना शुरू हो जाते हैं और जब वो इस दनेरी की बातें सुनता है ना, ठीक है, तो उसकी बातें उसको अंदर से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर रही होती अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। वो कह रहा होता है कि ये द पर्सन ही इज़ इंटरेक्टिंग विद, ये एक फुलिश आदमी है, ठीक है। वो उसको एबहोर कर रहा होता है उसकी बातों को भी, और वो अपेरेंटली ये रीडर्स को ये एक व्यू पेश कर रहा है कि उसकी बातें कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ हिपोक्रेसी, ठीक है, सिर्फ उसका दिल रखने के लिए दनेरी का, वो उसको कहता है मजाक के तौर पे कि बडी यू आर सो फिलोसफिकल, तुम इतने फिलोसफिकल हो, इतनी डीप बातें करते हो, वाई डोंट यू पुट इट डाउन इन अ बुक, वाई डोंट यू पब्लिश योर थॉट्स, ठीक है। और वो इस चीज़ को मेंशन कर रहा है स्टोरी में कि वो यानी कि वो इस तरह से बता रहा है कि दनेरी की बातें मुझे इतनी फजूल और इतनी बकवास लगी दैट आई थॉट कि ही वॉज स्पीकिंग द लाइन्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उसने उसको एक लिटरेचर का दर्जा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो लिटरेचर की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है जो नरेटर है, ठीक है, लेकिन ही हैज़ मेंशन्ड दिस थिंग एज इट इज़ इन द स्टोरी। उसके बाद द कन्वर्सेशन एंड्स और जो हमारे नरेटर हैं वो वापस चले जाते हैं अपने घर। अब अगला जो इंसिडेंट मेजर उसने स्टोरी में बताया हुआ है वो ये बताया कि आफ्टर दिस डिस्कशन 14 डेज के बाद अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 2 संडेज ही हैज़ मेंशन्ड दिस लाइन इन द स्टोरी, जो दरेरी है ही कॉल्स हिम बैक, और वो उससे कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है, ठीक है। आपको याद होगा कि उसने से एक सजेशन दिया है। क्या सजेशन दिया है कि बडी आप तुम्हारी जो बातें हैं दे आर वेरी मच फिलोसफिकल, ठीक है, आप उसको पब्लिश करें, ठीक है, अपनी पोइट्री को पब्लिश करो, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसे अब जो कज़न है जो दनेरी है, ठीक है, उसकी बिलवड का, वो उसे कॉल कर रहा है आफ्टर 2 संडेज अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज। वो उसे कॉल कर रहा है, ठीक है, और कॉल करके क्या कह रहा है, वो उसे कह रहा है कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। और कहाँ पे मिलना चाहता है, वो उसे जो वेन्यू बता रहा है वो बता रहा है ज़नूनी जुंगरी। ये एक रेस्टोरेंट है विच इज़ वेरी मच इमीडिएट विद द हाउस ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन दनेरी, ठीक है। इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम ज़नूरी जुंगरी है, और वहाँ पे वो इस नरेटर को मिलना चाहता है। नरेटर उसकी ऑफर भी एक्सेप्ट करता है एंड ही गोज स्ट्रेट टू दिस रेस्टोरेंट आई हैव टोल्ड यू अबाउट, और वहाँ पे ये दोनों बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पोइट्री के ऊपर इनकी बात होती है, लिटरेचर के ऊपर इनकी बात होती है, और यहाँ पे वो इस नरेटर को बताता है कि तुमने जो मुझे सजेशन दिया था पब्लिश करने का मेरी पोइट्री, मैंने उसको उसके ऊपर गौर किया है एंड आई वांट टू पब्लिश माय पोइट्री। इसके बाद वो इसको एक मेन चीज़ जो उसकी कॉल करने का मकसद था उसको वो बताता है। वो मकसद ये था कि जो दनेरी था ही वांटेड दिस पर्सन टू राइट अ प्रीफेस अबाउट द पोइट्री ही इज़ गोइंग टू पब्लिश। अब प्रीफेस क्या होता है, 4 वर्ड का जो टर्म है वो यूज़ हुई है इस शॉर्ट स्टोरी में। 4 वर्ड या प्रीफेस ये होता है कि जब भी कोई राइटर कोई चीज़ पब्लिश करता है, ठीक है, उसका प्रीफेस जो होता है इट कैरीज वेट, ठीक है। और वो कोई और बंदा लिखे उसकी तारीफ़ में, ठीक है, तो उसकी जो पब्लिकेशन होती है उसकी वर्थ बढ़ती है। वो ये रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करता है, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ द नरेटर, ठीक है, और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक प्रीफेस लिखो
और इसके साथ ही वो एक और रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारा एक जानने वाला बहुत अच्छा जो राइटर है, जिसका नाम वो यहाँ पे बता रहा है अल्वारो मेलियन लेफिनर, ठीक है, अल्वारो मेलियन लेफिनर, जो जानने वाला है इस नरेटर का एक ऑथर, उससे भी तुम कहो कि मेरे लिए एक अच्छा सा प्रीफेस लिखे, ठीक है। दिस वॉज द मेन एम, दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ विच ही हैड कॉल्ड द नरेटर एंड दे आर मीटिंग नाउ इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। इसको सुनने के बाद द नरेटर एग्रीज, और उसके बाद वो क्या करता है, फॉर द सेक ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है, इसलिए ताकि वो इस बात क्या इस कज़न को, दनेरी को यकीन दिला सके, ठीक है, कि वो इस ऑथर से बात करेगा प्रीफेस के लिए। वो कहता है कि मैं बिल्कुल इमीडिएटली तो उससे बात नहीं कर सकता, लेकिन यस आफ्टर सम डेज आई शैल बी टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन टू राइट अ प्रीफेस फॉर यू। अब वो ऐसा क्यों करता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी बात काम को टालना चाहते हैं ना, ठीक है, लेकिन हम इस बात का भी यकीन दिलाना चाहते हैं अगले बंदे को कि हम आपकी बात को जो है ना वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और येस वी विल बी टॉकिंग अबाउट यू विद सम पर्सन, तो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डेट दे देते हैं, ठीक है। वो यही काम यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे उसने एक लाइन लिखी हुई है, फॉर द सेक ऑफ क्रेडिबिलिटी आई सेड हिम दैट आई वॉन्ट बी टॉकिंग अप टू द रेलिवेंट पर्सन वेरी इमीडिएटली और टुमारो बट आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। वो इसको ये बात कहता है, ठीक है, और उसके बाद ही गोज बैक टू हिज हाउस। अब पहले से ही उसने डिसाइड कर रखा था कि ही वॉन्ट बी टॉकिंग टू द ऑथर, ना तो वो उसके लिए प्रीफेस को ही लिखता है और ना ही वो ऑथर से बात करता है। वो घर चला जाता है और अब वो स्टार्ट कर देता है क्या करना। उसने स्टोरी में इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर बंदे जिससे वो मिल के आया है दनेरी, ठीक है, इसके फ़ोन का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है ना कि हम कोई किसी चीज़ को के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी से, और उसके बाद फिर उसको याद दिलाने के लिए उसका एक फॉलो अप कॉल करते हैं कि हाँ जी आपने मेरा काम किया या नहीं किया, ठीक है, डिड यू डू माई वर्क और नॉट, ठीक है। अब वो उसकी फॉलो अप कॉल का जो है ना वो इंतज़ार कर रहा है। ही केप्ट ऑन वेटिंग फॉर द फॉलो अप कॉल फॉर डेज एंड डेज, लेकिन उसको कोई कॉल नहीं आती, और आहिस्ता 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 उसका जो इंतज़ार है, ठीक है, वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। फिर एकदम से क्या होता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, क्या होता है कि कॉल आ जाती है, किसकी, दनेरी की, ठीक है। अब दनेरी उसको इसलिए कॉल नहीं कर रहा कि ही वॉन्ट्स हिम टू इंटरसीड एनी ऑथर फॉर द प्रीफेस, लेकिन वो उसे कॉल इसलिए यहाँ पे कर रहा है क्योंकि वहाँ पे वो उसको एक न्यूज़ देने वाला है। कौन सी न्यूज़ देने वाला है, वो उसको ये न्यूज़ देता है कि उसका जो घर है, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी डिमोलिश्ड, ठीक है, और उसको डिमोलिश कौन करने वाला है, उसको डिमोलिश करने वाला है वही वाला रेस्टोरेंट, ठीक है, उसी रेस्टोरेंट की अथॉरिटीज़ जो कि ज़नूनी ज़ुंगरी है, ठीक है, उसकी अथॉरिटीज़ उसके घर को डिमोलिश करके अपना रेस्टोरेंट की जो प्रेमिसेस हैं उसको एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। उसको ये न्यूज़ देता है, ठीक है, ये उसे सजेशन देता है कि आप इसके बारे में एक अच्छे लॉयर से बात करें, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू लूज़ योर हाउस इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर यू, ठीक है। वो उसे ये सजेशन देता है। इस सजेशन के बाद जो दनेरी है वो इसे कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा घर मेरे हाथ से जा रहा है, मसला ये है कि मेरे घर के बेसमेंट में एक ऐसा वियर्ड सफ़ियर है, एक ऐसा वियर्ड ग्लोब है, एक ऐसा वियर्ड बॉल है जो कि इंस्पिरेशन है मेरी जितनी भी मैं लिटरेचर और पोइट्री लिखता हूँ उसके लिए, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर सफ़ियर है, वो जो वियर्ड सा बॉल है, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस घर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा वरीसम मैं इसलिए हूँ क्योंकि अगर मेरा घर डिमोलिश होता है तो वो जो बॉल है वो भी मेरी पोजेशन से चला जाएगा। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम आई एम वरीड अबाउट, ठीक है। जब नरेटर उसकी ये बात सुनता है वो दिल ही दिल में सोचता है दैट ही हैज़ गॉन मैड, ठीक है, दनेरी पागल हो चुका है, ठीक है, और वो उसे कहता है ओके आई शैल कम टू योर हाउस एंड सी दैट सफ़ियर माई सेल्फ, ठीक है। और इससे पहले कि दनेरी उसको मना करे या एक्सेप्ट करे उसकी ये प्रपोजल को, ही शट्स द फोन ऑफ, ठीक है, ही पुट्स द फोन डाउन, ठीक है, और उसको बंद कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ही फाइनली गोज टू द हाउस ऑफ दनेरी, ठीक है, वो दनेरी के घर पे चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जाके कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस लेने के बाद दनेरी से कि उसे वो सफ़ियर किस तरह से देखना है, वो सफ़ियर एक्चुअली है किधर, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और वो किन किन डायरेक्शंस को फॉलो करने के बाद उसको विजिबल होगा। ये सारी डायरेक्शंस लेने के बाद वो फाइनली, आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज यू पीपल राइट हेयर इन ऑल द माइनी एंड मिन्यूट डिटेल्स, ठीक है, वो आप स्टोरी में पढ़ सकते हैं, ठीक है।
वो उस सफ़ियर को देख लेता है उन डायरेक्शंस को लेने के बाद, ठीक है, उसके कहाँ पे, उस घर के बेसमेंट में, ठीक है। जब वो उस सफ़ियर को देख लेता है, ठीक है, उसके बाद वो उस घर से बाहर आता है, ठीक है, एंड देन ही स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग द ब्यूटी, द सरप्राइज फैक्टर, द यूनिकनेस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। और उससे पहले वो ऐड करता है एक पैराग्राफ इस स्टोरी में, जिसमें वो अपने रीडर्स को ये बताना चाहता है, ठीक है, वो ये डिस्कस करता है बात कि मैंने ऐसा सफ़ियर देखा जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी लैंग्वेज के साथ। मेरी जो लैंग्वेज है वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उस सफ़ियर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों के सामने, ठीक है, कि मैंने अंदर क्या देखा। आई कैन नॉट पुट द सरप्राइज फैक्टर, आई कैन नॉट पुट द यूनिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सफ़ियर इनटू वर्ड्स। माई लैंग्वेज इज नॉट दैट मच इनफिनिट, मेरी लैंग्वेज फाइनाइट है और आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर सफ़ियर थ्रू माई लैंग्वेज, लेकिन स्टिल आई शैल undergo an attempt to explain that particular sphere। और उसके बाद वो उसकी explanation स्टार्ट करता है। वो यहाँ पे बताता है कि वो उसकी डिटेल्स बताना स्टार्ट करता है। कुछ माइनर डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि वो सफ़ियर किस तरह से था, ठीक है। वो बताता है कि वो एक डायमीटर उसका जो था वो 1 इंच के बराबर था, ठीक है, और इट वॉज वेरी वेरी ब्राइट, ठीक है, बिल्कुल ब्राइट वो सफ़ियर था, ठीक है। और वो बताता है कि आई सॉ नियरली एवरी थिंग इन दैट पर्टिकुलर सफ़ियर। मैंने उस पॉइंट में, जिसको द एल्फ का नाम इसने दिया है, द एल्फ का नाम इसने दिया है, ठीक है, उसमें मैंने हर चीज़ देखी, ठीक है। और उसमें वो बताता है आई सॉ द डेलिकेट बोन स्ट्रक्चर ऑफ अ हैंड, आई सॉ द कैस्पियन सी एट डॉन, आई सॉ शोकेस इन मिर्ज़ापुर, अबैको स्पेनिश प्लेइंग कार्ड्स, आई सॉ टाइगर्स, पिस्टन्स, बाइसन्स, टाइड्स, आर्मीज, आई सॉ ऑल द एंड्स ऑन द प्लेनेट। इन अ नटसेल उसने बहुत कुछ उस सफ़ियर में देखा, ठीक है। वो इस तरह से उस सफ़ियर को एक्सप्लेन करता है और इस डिस्क्रिप्शन को देने के बाद वो एक लाइन नरेट करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी सिग्निफिकेंस आपको आगे चल के क्रिटिकल एनालिसिस में बताने वाला हूँ। वो कहता है कि आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर सफ़ियर आई एम अफ्रेड दैट आई शैल नॉट बी सरप्राइज्ड बाय एनी थिंग ऑन द अर्थ एनी मोर। अगर मैं एग्जैक्टली उसके वर्ड्स को कोट करूं तो ही सेज that I was afraid that not a single thing on earth would ever again surprise me। वो ये बात नरेट करता है, ठीक है, इस सारे डिस्क्रिप्शन के बाद स्टोरी में। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। और उसके बाद स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में 1943 का टाइम जो है ना उसको उसने नरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है कि 6 मंथ्स गुजर गए हैं, मैंने एल्फ को देखा है और अब 1943 का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब वो बताता है कि 1943 में एक लिटरेचर के हवाले से एक नेशनल कंपटीशन होल्ड हुआ है, ठीक है, जिसमें सेकंड जो पोजीशन है, ठीक है, वो अर्जेंटिनो दनेरी ने सिक्योर की है, ठीक है, और उसको सेकंड पोजीशन मिली है किसमें, नेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर में, ठीक है। इस कंपटीशन में उसने एक पोजीशन जो है वो सिक्योर की है। और यहाँ पे वो बताता है कि फर्स्ट प्राइज़ जो है वो ये भी बता रहा है स्टोरी में, आई एम अनएबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट फीमेल जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, ठीक है। सेकंड प्राइज़ जो है वो दलेरी को मिल जाता है और ये भी बताता है कि मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला था, ठीक है। और इस पे जो दलेरी है ही मेक्स अ कॉल टू हिम, ठीक है, और उससे उसकी एक बातचीत होती है, ठीक है। इट इज़ देयर इन द स्टोरी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। इनकी आपस में एक बात होती है, ठीक है, एक कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टोरी जो है ना वो उसको अब एंड कर रहा है, ठीक है। और उस एंड में वो कहता है कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ एल्फ के बारे में, ठीक है। और एल्फ के बारे में जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट वो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो देता है, वो ये कहता है आखिर पे आके कि जो एल्फ मैंने देखा, ठीक है, इन द सेलर ऑफ दैट हाउस ऑफ दनेरी, वो एल्फ एक्चुअली एक फॉल्स एल्फ था, ठीक है। आखिर पे आके वो क्या करता है, अब्रप्टली स्टोरी को एंड करता है। एक आपको प्रॉपर एंड इस स्टोरी का नहीं मिलता, ठीक है। वो आखिर पे आते आते, ठीक है, अब्रप्टली इस स्टोरी को एंड करता है। वो क्यों करता है इसको इस तरह से एंड कि आपको ऐसे पता ही ना लग रहा हो कि अब स्टोरी अब एंड हो रही है, ठीक है। वो क्यों इस तरह किए जाना वो स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, इसकी भी मैं रीज़न आपको आखिर पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आखिर पे आते आते वो स्टोरी को इस तरह से एंड करता है और फिर कहता है आखिर पे मेन वो ये बात कहता है कि अकॉर्डिंग टू मी द एल्फ आई सॉ इन द सेलर ऑफ द हाउस ऑफ दनेरी वॉज अ फॉल्स वन, ठीक है। और ये कह के वो स्टोरी को जो है वो क्लोज कर देता है, ठीक है, एक अब्रप्टली उसको एंड कर देता है। Now comes the most important part of the story, which is the critical analysis of the story. My dear fellows,
I would be carrying out this critical analysis very comprehensively so that you may understand the story properly. मैं इस critical analysis को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टोरी आपको क्या मोटिव्स दे रही है यहाँ पे, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस स्टोरी को किस तरह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फिट इन कर सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई शैल डू इट इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं स्टोरी के मोटिव्स को डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी हमें टोटल अकॉर्डिंग टू मी 8 मोटिव्स देती है, 8 पॉइंट्स देती है जिसके ऊपर हम पॉन्डर कर सकते हैं. हर मोटिव को जो मैंने इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया है, मैं उसको सब्सटेंशिएट करूँगा विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स. मैं लाइन बाय लाइन उस अपने मोटिव को जो मैंने अकॉर्डिंग टू मी ये स्टोरी देती है उसको मैं सब्सटेंशिएट करने वाला हूँ लाइंस के साथ, कि कौन सी वो लाइन है जो मेरे इस मोटिव को, जो मुझे लगता है जो ऑथर है वो प्रोपोगेट करना चाह रहा है, ठीक है, वो कौन सी लाइन है जो उसको सपोर्ट करती है. सो यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू पे प्रॉपर अटेंशन to this critical analysis part, which is the most important part of the whole explanation. The very first motive we see in this story is the motive of love. हमें love का motive सबसे पहले इस story में नजर आता है. Obviously, the whole story, more than half of the story, it revolves around this particular motive of love, जिसमें हम देखते हैं कि नरेटर की एक beloved है जिसका नाम बेट्रिस है, and he is madly in love with this particular girl, or even after the death of the girl he is recalling his beloved, he is in the memories of that beloved. वो उसकी पिक्चर्स को देख रहा है, ठीक है, वो उसको चेरिश, उसकी मेमोरीज को चेरिश कर रहा है. he wants to be with the family members of that girl. वो उसके घर पे जा रहा है, वो उसकी एनिवर्सरी को रिकॉल कर रहा है, वो उसकी एनिवर्सरी को एक तरह से हर साल मना रहा है. And if you indulge into the main text of the short story, you shall find adequate evidence of this motive, love. बहुत सी लाइन्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे वो बेट्रिस को एडमायर कर रहा है, उसकी फ़ोटोज़ को देख के उसको याद कर रहा है, उसकी एनिवर्सरी को मना रहा है, उसकी वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स से मिल रहा है, जहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये जो मोटिव ऑफ लव वो देना चाह रहा है अपनी इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी से, उसको वो सारी लाइन्स सब्सटेंशिएट करती हैं. नो, एज आई टोल्ड यू पीपल कि मैं सब्सटेंशिएट करूँगा हर मोटिव को. आई हैव पिक्ड अप सम लाइन्स जहाँ पे दूसरी दफ़ा ये पर्टिकुलर बंदा, ये नरेटर जो है, दलेरी के घर जाता है. किस लिए? उस एलिस को देखने के लिए. वहाँ पे मीनवाइल ही वॉज वेटिंग इन द ड्राइंग रूम फॉर दनेरी. वो क्या कहता है? द मास्टर वॉज एज यूजुअल इन द सेलर डेवलपिंग पिक्चर्स ऑन द अनप्लेड पियानो beside a large vase that held no flowers, smiled. More timeless than belonging to the past, the large photograph of Beatrice. In gaudy colors, nobody could see us. In a scissor of tenderness, I drew close to the portrait and said to it, Beatrice, Beatrice, Alina, Beatrice, Alina, Petrebo, darling, Beatrice, Beatrice, now gone forever, it's me, Borges. ये लाइंस आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट की आपके सामने. इस तरह के आपको एडिकेट एविडेंस आपको मिल जाएंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे ये बात बिल्कुल इनएविटेबल हो रही है कि दिस पर्सन इज़ ब्लाइंडली इन लव विद दिस पर्टिकुलर गर्ल नेम्ड एज बेट्रस, और उसका मोटिव जो है, ये लव का जो मैंने इसके अंदर से पिकअप किया है, उसको ये सब्सटेंशिएट कर रही है. डियर फेलोज, जो सेकंड मोटिव हमें ये शॉर्ट स्टोरी दे रही है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो है हाउ द वर्ल्ड चेंजेस विद टाइम, और किस तरह से टाइम जो है वो हमारे लिए रुकता नहीं है. अगर हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो टाइम चलता रहता है, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता, वक्त बदलता रहता है. द वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग इवन इफ़ वी आर नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एनी मोर. हम बेशक चले भी जाएं तो वक्त हमारे लिए नहीं रुकता, दुनिया हमारे लिए नहीं रुकती, दुनिया में आने वाले चेंजेस हमारे लिए नहीं रुकते. अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो आपको पता है कि अगर आपके कुछ बिलव्ड, फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर वो आज के दौर में इस दुनिया में आ जाएं तो मेरे ख्याल से आपके एंसेस्टर्स जो हैं, दे शैल बी वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे.
इन मोबाइल फ़ोन्स को, इस टेक्नोलॉजी के दौर को अगर वो देखेंगे तो दे शैल बी वेरी मच सरप्राइज्ड, ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती रहती है। इवन इफ़ यू लीव द अर्थ, अगर आप डिपार्ट भी कर जाते हैं तब भी दुनिया आपके लिए नहीं रुकती, चेंजेस आते रहते हैं, और यही मोटिव जो है वो ऑथर अपनी स्टोरी में दे रहा है। अब पूरी स्टोरी में, टेक्स्ट में, वो ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जिससे उसका ये मोटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है? आई शैल बी प्रेजेंटिंग दोज लाइन्स इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। अगर हम स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट पे जाएं तो सेकंड लाइन से ये मोटिव जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो कहता है, आई नोटिस्ड दैट द साइडवॉक बिल बोर्ड्स अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन प्लाजा वर एडवर्टाइजिंग सम न्यू ब्रांड और अदर ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स। The fact pained me, for I realized that the wide and ceaseless universe was already slipping away from her, and that this slight change was the first of an endless series. इन लाइन्स में वो इस मोटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर बिलव्ड, when I stepped out of the house, I saw that the advertisements on the nearby billboards, they got changing. वो चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है, और दिस वॉज द वेरी फर्स्ट चेंज ऑफ द एंडलेस सीरीज विच आर प्रॉबली गोइंग टू कम। इन लाइन से हमें ये मोटिव ऑफ चेंज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा मोटिव जो वो हमें दे रहा है, इस स्टोरी के थ्रू प्रोपोगेट करना चाह रहा है, वो इस चेंज वाली अम्ब्रेला के नीचे ही मैं प्लेस करूँगा, ठीक है। आप ये समझ लें कि एक मोटिव जो चेंज का मोटिव है, ठीक है, उसको आप एक बड़ी अम्ब्रेला समझ लें और उसके नीचे 3 स्टेम्स, 3 लाइंस आप खींच लें, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पे आप रखेंगे कि हाउ द वर्ल्ड चेंजेस एंड नेवर स्टॉप्स फॉर अस। दूसरी जो लाइन है उसमें आप रखेंगे कि किस तरह से वी आर एडमेंट टूवर्ड्स द चेंजेस ऑफनली, हम चेंजेस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और तीसरी लाइन जो है वो आप रखेंगे, वो ये रखेंगे कि इसके बावजूद दैट वी आर एडमेंट टूवर्ड्स द चेंजेस, द एक्सटर्नल फैक्टर्स दे मेक अस टू चेंज आवरसेल्व्स। तीसरा जो अप लाइन है, तीसरा जो पॉइंट है इस मेजर अम्ब्रेला के नीचे, आप वो ये प्लेस कर सकते हैं। सो वी वर बेसिकली ऑन द सेकंड लाइन अंडर दिस मेजर अम्ब्रेला, जहाँ पे वो कहता है कि वो ये बात प्रोपोगेट करना चाहता है दैट हाउ वी आर एडमेंट टूवर्ड्स द चेंज। अब ये पर्टिकुलर चीज़ उसमें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसा कि वो बता चुका है कि वर्ल्ड जो है इट गोज ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है हमारे जाने के बाद भी, या फिर हम दुनिया में होते हैं तब भी वो चेंज होती रहती है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या होते हैं, वी आर ऑफनली रिलक्टेंट टूवर्ड्स द चेंज, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एक्चुअली, ठीक है। और दिस हैपन्स विद एवरी वन ऑफ अस। आप बेशक पीप आउट इनटू द वर्ल्ड एंड यू शैल सी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चेंज की टुवर्ड्स रिलक्टेंट होती हैं। और इवन इफ़ यू पीप इन योर सेल्फ एज वेल, आपको पता लगेगा कि आप भी बहुत औक़ात चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, और यही चीज़ वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। अब वो ये चीज़ इस मोटिव को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोबारा से वी शैल गो इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, और वहाँ पे वो एक लाइन यहाँ पे बोल रहा है जो मैंने लाइन्स नरेट की हैं थोड़ी देर पहले आपके सामने। वहाँ पे ही वो एक और लाइन बताता है, वो एक और लाइन नरेट करता है जिसमें वो कहता है, दिस यूनिवर्स मे चेंज बट नॉट मी, आई थॉट विद अ सर्टन सैड वैनिटी। Soon after, when he says that the world has started changing after the departure of our beloved, वो ये बात कहता है कि yes, this is the fact that the world has started changing, लेकिन as long as I am concerned, I shall not change, and I claim it with a sad vanity. Vanity यहाँ पे जो word है इसका मतलब होता है, vanity का मतलब होता है a sense of accomplishment with a feeling of sadness, ठीक है। वो यहाँ पे claim करता है कि बेशक दुनिया बदल रही है लेकिन मैं जो हूँ वो नहीं बदलूंगा। ये वो अपने से कहता है, ठीक है। वो अपने से एक्सप्रेस कर रहा है और रीडर्स को बताने की कोशिश कर रहा है। और उसकी ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो सेकंड हमारा जो लाइन है, हमारा सेकंड जो पॉइंट है विच फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चेंज, उसको क्लैरिफाई करती है कि किस तरह से वो कहना चाह रहा है दैट वी आर एडमेंट टुवर्ड्स द चेंज विच आर फ्रीक्वेंटली हैपनिंग अराउंड अस।
तीसरी लाइन जो है, जो हमारी इस मेजर अम्ब्रेला ऑफ चेंज के नीचे आती है, वो उनको बता चुका हूँ, दैट हाउ द एक्सटर्नल फैक्टर्स दे मेक अस चेंज, even if we don't want to change, but the external factors, they make us change ourselves. अब इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए, इस पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू रिकॉल द समरी ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1933 में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंटली जब विजिट करना शुरू करता है बिलेवेड के हाउसमेट्स को, उसके घर को, कब, उसकी एनिवर्सरी के दिन। तो एक साल ऐसा होता है 1933 में जब इट स्टार्ट्स रेनिंग आउटसाइड, और आउट ऑफ कर्टसी जो दनेरी है वो उसको वेलकम करता है इनटू द हाउस और इनवाइट करता है इनटू द हाउस टू हैव टी और टू डाइन विद देम। अब आप अगर इसको क्रिटिकली इस इवेंट को देखें ना, तो इट हैज़ अ वेरी डीप सिग्निफिकेंस। कैसे? देखिए, 4 ईयर्स से वो अपनी बिलवेड के घर पे जा रहा था, ठीक है, उनके साथ एनिवर्सरी की जो सिंपथीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन एक साल ऐसा होता है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अकर होता है, ठीक है, यानी कि बारिश होती है जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और जो दनेरी है उसको इनवाइट कर लेता है अपने घर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही दनेरी उसको इनवाइट करता है, तो एक्चुअली क्या आया है, 4 साल से जो उसकी एक रूटीन थी उसमें एक चेंज आपको देखने को मिला है। टुडे ही हैज स्टेप्ड इनटू द हाउस, और वो चेंज किस तरह से आया है? वो चेंज वो खुद लेकर नहीं आया अपने अंदर, वो चेंज वो अपनी मर्जी से लेकर नहीं आया अपने अंदर, वो चेंज एक्चुअली एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आया है, एंड दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर हैज पुश्ड दिस पर्सन टू एंटर द हाउस ऑफ दनेरी। इस पर्टिकुलर पर्सन को इस एक्सटर्नल फैक्टर ने पुश किया है टुवर्ड्स अ चेंज, एंड दिस इज द वेरी थिंग ही वांट्स टू से टू अस, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नहीं भी चाहते कि कोई चेंज आए, या फिर हमारी मर्ज़ी से कोई चेंज नहीं भी आ रहा होता, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो हमें एक चेंज की तरफ ले जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ मोटिव ऑफ द स्टोरी। जो फिफ्थ मोटिव है जो ऑथर प्रोपोगेट करना चाहता है तो दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी, वो है द पॉइंट और द एलिमेंट ऑफ हिपोक्रेसी, कि किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है इट इज़ वेयरिंग अ काइंड ऑफ मास्क ऑन इट्स फेस, ठीक है, और हम एक मास्क सोसाइटी में रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपलर वर्ड्स, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ हिपोक्रेट्स। और इस मोटिव को हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं इनटू द टेक्स्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, आइए इस बात को देखते हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू रिकॉल द समरी ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दनेरी जो है वो कॉल करता है नरेटर को और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहाँ पे उसको वो इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बहुत फेमस ऑथर, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, अल्वारो मिलियन लेफिनर, उसको परसुएड करे कि उसके लिए वो एक 4 वर्ड या फिर उसके लिए वो प्रीफेस लिखे। और इस बात पे अपैरेंटली जो नरेटर है वो एग्री करता है कि ही शैल बी टॉकिंग टू दिस पर्टिकुलर पर्सन टू राइट अ प्रीफेस फॉर दनेरी, लेकिन अंदर से वो इस बात के लिए एग्री नहीं करता, ठीक है, और वो कभी इसके लिए बात करता ही नहीं। लेकिन वो आपने देखा कि किस तरह से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे वो क्या करता है, उस दनेरी को इस बात का यकीन दिला देता है कि येस ही विल टॉक टू दिस रेलिवेंट पर्सन, और फॉर द सेक ऑफ क्रेडिबिलिटी वो उसको ये भी कहता है कि मैं इमीडिएटली कल बात नहीं कर सकूंगा बिकॉज ऑफ सम सर्टन रीजंस। वो ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन येस फॉर श्योर मैं कमिंग थर्सडे को ज़रूर बात करूंगा इस पर्टिकुलर बंदे से आपके लिए। अब यहाँ पे हम भी इस तरह से करते हैं। अगर आप अपनी इस डेली लाइफ को देखें, एनालाइज करें, और आपकी, मेरी, हमारी फेलोज़ की जो लाइफ है, हम बहुत फ्रीक्वेंटली ये काम करते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज़ मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। सपोज़ आपके फेलोज़ हैं, आपके मेट्स हैं, आप उन मेट्स को बाज़ औक़ात उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। आपको कोई मेट है, उसने आपको कोई काम कहा है, आप उसको बिल्कुल डायरेक्टली मना नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे कि मैं आज के दिन बिज़ी हूँ, लेकिन तुम्हारा ये काम मैं 3 दिन के बाद ज़रूर कर दूँगा।
अब जो वो सुनने वाला है, आपका जो मेट है, वो ये सोचेगा कि अगर इस बंदे ने आज के लिए मुझे मना कर दिया है, ठीक है, और मेरे काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर दिन डेजिग्नेट कर दिया है, इसका मतलब है कि ये बंदा मेरा काम करने के लिए सीरियस है, इस वजह से ये मेरा जो मेट है वो ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल में आप उसका काम करना नहीं चाहते। एक्चुअल में आप सिर्फ उस बंदे को अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हो, दैट यू आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स दैट पर्सन। इसीलिए आप एक इस तरह का फार्स बना रहे हो उसके सामने कि आज मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन आफ्टर सम सर्टन डेज मैं एक डे जो है वो डेजिग्नेट करता हूँ आपके काम के लिए, फॉर श्योर आई शैल बी डूइंग योर वर्क। This is the hypocrisy we all do in our daily lives, and you shall find this particular element very, very frequent in our society. But this is the very thing the author wants to propagate to its readers. The next motive the author wants to propagate to the text is the motive of infinity. और ये जो पर्टिकुलर मोटिव है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोटिव है इस पूरी शॉर्ट स्टोरी का, जिसको आपने फ्रीक्वेंटली अपने फेलोज से सुना होगा, अपने टीचर्स से यूनिवर्सिटीज़ में सुना होगा। यू कैन बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू दिस मोटिव ऑन द इंटरनेट एज वेल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव अकॉर्डिंग टू द फोक्स हमारे यहाँ समझा जाता है, जो ये स्टोरी हमें प्रोपोगेट करना चाह रही है। अब इन्फिनिटी का जो मोटिव है, इसके बारे में मैं एक डिटेल आपसे बात करने वाला हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ इन्फिनिटी दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट वांट टू प्रोपोगेट टू अस। Now, before I make you people understand the concept of infinity according to the author as propagated through this short story, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ रिकॉल दैट स्टेटमेंट ऑफ माइंड जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो हर ऑथर होता है उसकी ज़िंदगी जो है उसका एक इम्पैक्ट होता है उसकी राइटिंग्स के ऊपर, उसके लिटरेचर के ऊपर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑथर है हमारा बोरहेज, ये एक एग्नोस्टिक है, और इसने एक स्टेटमेंट दी थी जो मैंने आपको बताई थी, मैं उसको दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। इसने कहा था, बीइंग एन एग्नोस्टिक मीन्स ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, इवन गॉड, इवन द होली ट्रिनिटी। दिस वर्ल्ड इज सो स्ट्रेंज दैट एनीथिंग मे हैपन और मे नॉट हैपन। अब इसकी ये जो स्टेटमेंट है और इसका ये जो स्कूल ऑफ थॉट था, दैट ही वॉज एग्नोस्टिक एंड ही एक्सपेक्टेड द यूनिवर्स, द अर्थ टू बी वेरी सरप्राइजिंग ऑलवेज। और वो इस बात से बिल्कुल जो अल्लाह ने बरात नहीं करता था कि जो हमारी वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं, वो बहुत सरप्राइजिंग है और इसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये जो मोटिव ऑफ इन्फिनिटी आप इसके टेक्स्ट में देखने वाले हैं ना, वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उसकी इस सोच से। देखिए माय डियर फेलोज, मैंने आपको बताया कि इस स्टोरी का जो मेन सेंटर है, जो पॉइंट है, ठीक है, वो लव है। और उसके अलावा एक वियर्ड सा एक सफ़ीर है जो कि कहाँ पे है, सेलर में है, बेसमेंट में है, किसके घर के, दनेरी के घर के बेसमेंट में है। अब ये जो वियर्ड सा सफ़ीर है, एक वियर्ड सा ग्लोब है, जब आप इसके बारे में स्टोरी में पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो आपको शुरू में बहुत अनोइंग लगता है ये कि ये आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प अबाउट इट प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, और आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक वियर्ड सी चीज़ है जिसके बारे में ऑथर ने बात की हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा सफ़ीर हो जिसमें पूरी दुनिया एट द सेम टाइम आपको नज़र आ रही है। आप उसमें फ्यूचर भी देख सकते हैं, आप उसमें पास्ट भी देख सकते हैं, आप उसमें प्रेजेंट भी देख सकते हैं, आप उसमें स्केलेटन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी देख सकते हैं, आप उसमें टाइगर्स देख सकते हैं, आप उसमें बाइसन्स देख सकते हैं, आप उसमें ट्रीज देख सकते हैं, जंगल्स देख सकते हैं, आप उसमें दुनिया का सारा नॉलेज एक साथ देख सकते हैं, आप उसमें दुनिया के सारे लैंडस्केप्स एक साथ देख सकते हैं, आप उसमें दुनिया की हर डायमेंशन को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपकी जो विट है, आपकी जो अकल है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से कतराती है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड यस, दिस इज़ द वेरी थिंग, यही वो चीज़ है जो ऑथर अपनी शॉर्ट स्टोरी में प्रोपोगेट करना चाह रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, यही वो कॉन्सेप्ट है जो ऑथर अपनी इस शॉर्ट स्टोरी में जो मेनली है उसको प्रोपोगेट करना चाह रहा है। अगर आप इस इन्फिनिटी के वर्ड को उठाएं ना, ठीक है, और इसको आप गूगल पे टाइप करें, तो जो सबसे पहला मीनिंग आपके पास आता है
वो आता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इनफाइनाइट। इसके सिनोनिम्स की तरफ अगर आप जाएं तो आता है द स्टेट ऑफ इमेंसिटी, ठीक है, द डिग्री ऑफ इमेंसिटी, लिमिटलेसनेस, ठीक है, और अनलिमिटनेस। ये इसके मीनिंग्स आते हैं। अब एक तो ये उसका हो गया लिटरल मीनिंग, ठीक है। एक ये मीनिंग है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये दुनिया जो है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये दुनिया जो है वो बिल्कुल लिमिटलेस है। इसके अंदर जो नॉलेज है वो इतना वास्ट है कि इसको हम एक इंसान जो है, एक होमो सैपियंस, हमारी जो स्पीशीज़ हैं, ह्यूमंस जो हैं, वी कैन नॉट ग्रैस्प इट इनटू आवर माइंड्स, ठीक है। हम इसको समझ नहीं सकते। इसको मैं और सिंपलर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे। हम कुरान पाक में बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला हमें बताता है कि एट द वेरी स्टार्ट हमारी जो अर्थ है, इट वॉज पार्ट ऑफ सन। उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ और हमारी अर्थ जो है वो डी अटैच हो गई, एक सोलर सिस्टम जो है ना, इट केम इनटू बीइंग। और उसके बाद हमारी ये जो अर्थ जो है, इट गॉट इनटू द एग्जिस्टेंस एंड ऑल दैट, जो हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले क्या था? खुदा कहाँ से आया? हम सब ये सवाल इन सवालों के बारे में सोचते हैं। क्या आपके और मेरे पास इन सारे सवालों का कोई जवाब है? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो। हम इसका जवाब नहीं दे सकते कि कुरान पाक हमें ये तो बताता है कि हमारी जो अर्थ है इसका स्टार्ट इस तरह से हुआ, द यूनिवर्स स्टार्टेड दिस वे। बिग बैंग थ्योरी हम सब ने हमें पता है कि इट इज़ मेंशन्ड इन द होली कुरान, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या था? फ्रॉम वेयर डिड द गॉड कम? हम इसको हमें हमारा दीन इलाही जो है, हमारा जो मज़हब है, वो फॉरबेड भी करता है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को में इंडल्ज ना हो, ठीक है। और हम जानते भी नहीं है इसका आंसर। इसका मतलब है कि हमारा जो नॉलेज है वो फाइनाइट है, हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। और ये जो दुनिया है, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, खुदा की जो यूनिवर्स है, वो फाइनाइट है, वो लिमिटलेस है। हम उसको समझ नहीं सकते। हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस दुनिया में नहीं समझ सकते। और इसी कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट कर रहा है जो ऑथर है, एक इस वियर्ड से ग्लोब को एक एज अ सिंबल यूज़ करके। तो उसने इस ग्लोब को एज अ सिंबल यूज़ किया हुआ है टू प्रोपोगेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। Now let's jump directly towards the text of the story, जहाँ से हम इस particular motive को substantiate करेंगे through certain lines. When we read the text of the story, we come to know कि जो author है, जो narrator है, वो उस weird से globe में, उस weird से, उस surprising से ball में पूरी दुनिया को देखता है, ठीक है। और पूरी दुनिया को देखना क्या reflect कर रहा है? The concept of infinity reflect कर रहा है। और in other words, more specifically, एक इनफाइनाइट नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो उस ग्लोब में वो ऑथर एट द सेम टाइम जो है उसको देखता है। उसके बाद आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वो ये बिल्कुल इमेंस नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज उस ग्लोब से लेके, यानी कि देखिए किसी चीज़ को जब आप देखते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको व्यू भी कर रहे होते हैं और उसके रिलेटेड जितना भी नॉलेज है आप उसको ग्रैस्प कर रहे होते हैं। जब ये ऑथर, ये बोरहेज, ये नरेटर जो है उस ग्लोब को देख रहा था तो वो इनडायरेक्टली उस ग्लोब से बहुत सा इनफाइनाइट नॉलेज भी ले रहा था। और जैसे ही मैंने आपको याद है बताया था कि जैसे ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, उसने ये बात एक्नॉलेज की थी कि जो वियर्ड ग्लोब वो इस वक्त देख के आया है, उसकी लैंग्वेज के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसके बारे में वो हमें एग्जैक्टली बता सके। यहाँ पे वंस अगेन एक क्या एनोलॉजी बन रही है? उसकी लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट है, किसके अगेंस्ट? इनफाइनाइट नॉलेज को एक्सप्लेन करने के अगेंस्ट, जो कि वो अंदर ग्लोब के बारे में, ग्लोब के अंदर से देख के आया है। उसकी लैंग्वेज इस काबिल नहीं है कि इनफाइनाइट किस्म का जो नॉलेज वो देख के आया है उस ग्लोब में उसको एक्सप्लेन कर सके। ये एनोलॉजी वो बना रहा है। वंस अगेन ही इज प्रोपोगेटिंग द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी थ्रू हिज वर्ड्स। उसके बाद आई वॉन्ट यू पीपल टू वंस अगेन जम्प टूवर्ड्स द समरी ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी एट द वेरी एंड वो क्या करता है, वो इस कॉन्सेप्ट ऑफ एल्फ को, जो एक बिल्कुल वियर्ड सा ग्लोब है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि जो वो एल्फ है दैट वाज अ फॉल्स काइंड ऑफ एल्फ। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वंस अगेन उसकी जो एबिलिटी है उस वियर्ड सी चीज़ को जो सब्सटेंशियली एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और सब्सटेंशियली उसका एक रोल है पूरा दिनेरी की लाइफ के अंदर, उसको उसकी जो अकल है वो समझ नहीं पा रही।
ठीक है। अब जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, जिन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम कहते हैं ये चीज़ें हैं ही गलत, ठीक है। जो चीज़ें हमारे कैपेसिटी से बाहर होती हैं समझने की, हम उन चीज़ों को मानने से ही इनकार कर देते हैं। और यही एग्जैक्टली चीज़ ये नरेटर ऑफ द स्टोरी कर रहा है आखिर पे आके, जब उसको वो पर्टिकुलर ग्लोब, वो पर्टिकुलर स्फीयर समझ में नहीं आया, उसकी अकल से ऊपर थी वो चीज़, उसने उसको स्ट्रेट ऑन रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी राइटर या नरेटर या ऑथर जो एक एनोलॉजी बना रहा है, वो यही बना रहा है कि हमारा जो नॉलेज है वो फिनिट है, ठीक है, वो फाइनाइट है। और जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है, हम किसी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको, बहुत सिंपल सी मिसाल आपको एक और देना चाहता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड आज, ठीक है, वो सही खुदा को नहीं मान रही। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ठीक है, वो एक सही खुदा की पहचान जो है वो नहीं रखती। कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदूज़ हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो एथिस्ट हैं, वो मानते ही नहीं हैं खुदा को। क्यों? क्योंकि उनकी अकल से बालातर है खुदा। वो उस साइंस को देख ही नहीं पाते जो खुदा ने कुरान पाक में हमें बताए हुए हैं, देखने के लिए हमें इंसिस्ट किया हुआ है, हमें देखने के लिए हमें कहा हुआ है। वो उन साइंस को पहचान ही नहीं पाते। और जब उन साइंस को पहचान नहीं पाते, उनको बहुत कम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट लगता है खुदा का, वो स्ट्रेट ऑन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम इस मिसाल के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि ऑथर हमें क्या कहना चाहता है। माय डियर fellows, that was all about the concept of infinity, which has been reflected by the author in this particular short story. Now, before I end my conversation, मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ कि हमने कौन कौन से मोटिव्स को डिस्कस किया है। वी हैव टोटली डिस्कस्ड 5 और 6 मोटिव्स, जिसमें सबसे पहले जो मोटिव है वो है द मोटिव ऑफ लव, हाउ द वर्ल्ड चेंजेस विद टाइम एंड डज नॉट स्टॉप फॉर अस, how we are adamant towards certain changes, how the external factors, however, make us change, how we are living in a masked society, or more specifically, in the bunch of some hypocrites, and the concept of infinity. These are the main motives this particular short story is reflecting through it. Now, in the very last, as I told you, कि मैं इस piece of literature को I shall try to fit it into the contemporary world, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से और समझ सकें। क्योंकि लिटरेचर का जो रोल होता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता जब वो लिखा जा रहा होता है। लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरी स्पैन में हमेशा वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। आप उसको पास्ट में भी वैलिडेट कर सकते हो, उसे प्रेजेंट में भी वैलिडेट कर सकते हो, उसे फ्यूचर में भी वैलिडेट कर सकते हो, इफ़ यू थिंक इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। हमने इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर में जो मेजर मोटिव पढ़ा, वो हमने मोटिव पढ़ा द मोटिव ऑफ इन्फिनिटी। आज के दौर में हम इस पीस ऑफ लिटरेचर को कैसे समझ सकते हैं? मैं आप सबसे एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, सिंपल सा। सपोज आप सब, ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेरी यंग। आप या मैं, हम सब एक सर्टन सिमिलर टाइप ऑफ एज ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं। हम इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड को, इस टेक्नोलॉजी के दौर को समझते हैं। हम समझते हैं कि वी कैन टॉक विद आवर फ्रेंड्स विया फ़ोन। हम समझते हैं दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ क्लिक अवे फ्रॉम अस। हम समझते हैं दैट वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू एन अदर विया एयरप्लेन्स। लेकिन हमारे जो इंसेस्टर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, क्या वो इन सब चीज़ों का तसव्वुर भी कर सकते थे उस वक्त? बिल्कुल भी नहीं। और ये सारी इनोवेशंस, ये सब कुछ ये किसने बनाया? ये मैंने, आपने, हम जैसे इंसानों ने बनाया। यानी कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर हम पीछे चले जाएं, आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले पीछे चले जाएं, हमारे इंसेस्टर्स दे कुड नॉट इवन थिंक ऑफ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग टुडे। उनको उस वक्त पता ही नहीं था कि उनमें, इंसान में किस कदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर किस कदर पोटेंशियल होगा कि हम एक आने वाले दिन को, दुनिया को इस तरह से बदल के रख देंगे। ये सारा बदलाव जो हम देखते हैं हमारे आसपास, ये सारी इनोवेशंस, ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ, ये किसने इनोवेट किया है? ये इंसानों ने किया है, हमने किया है, मैंने और आपने किया है, हमारे जैसे इंसानों ने किया है। इस चीज़ से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस वक्त का इंसान, उसे ये भी नहीं पता था कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैनकाइंड में कितना पोटेंशियल है, हम दुनिया को किस कदर बदल सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं
कि आज का जो इंसान है, मैं और आप, हमें भी नहीं पता कि मज़ीद हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हो सकता है हम टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना दें, हो सकता है हम और इतनी इनोवेशंस कर दें जिसका आप आज सब्र भी नहीं कर सकते। आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, हमारी जो कमिंग जनरेशन्स हैं, वो उसको सिर्फ ऑब्जर्व ही ना कर रही हो, वो उसको एक्सप्लॉइट भी कर रही हो, वो उससे फ़ायदा भी ले रही हो। तो यहाँ पे भी हमें समझ लगता है अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन व्हाट टर्म्स? इन द टर्म्स ऑफ आवर पोटेंशियल। हमारा पोटेंशियल, इंसान का पोटेंशियल जो हमारे अंदर है, हम उसको भी नहीं पहचानते, हम उसको भी नहीं जानते, वो भी इनफाइनाइट है। This is the very thing which this particular author has wanted to propagate through this particular piece of literature of him. And absolutely, he has done it in a very good way. Thank you very much, all of you.